चलो आज बात करते हैं लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। पैटर्न समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखो ये 14, 15, 18 कई साल इस डेफिनेशन ही पूछी गई है इस फिनोमेना की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछी गई डेफिनेशंस हैं वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन। जस्ट लुक एट द years these questions are being asked. So mark these definitions. These are 4 definitions: threshold frequency, wavelength, stopping potential and work function. These 4 definitions you can observe are very important, and this year we expect any of these questions or any 2 of these questions to be in the paper. Next, how stopping potential is related with kinetic energy, right? ये सब हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो ये कितनी बार पूछा गया है, और इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2020 में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो 2021 में इस तरीके का कोई क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है। फिर ये क्वेश्चन भी कई सालों से नहीं पूछा गया है। हाउ वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इंक्रीज्ड, और हाउ कैन यू इंक्रीज द वर्क फंक्शन ऑफ द टंगस्टन मेटल सरफेस। अब देखो 2018 में एक क्वेश्चन था जो 2002 का था, जो उसके बाद से नहीं पूछा गया था, और वो 2018 में पूछ लिया गया था अबाउट द रेनबो, सेकेंडरी रेनबो एंड प्राइमरी रेनबो। तो ये क्वेश्चन जो कई सालों से नहीं पूछे गए हैं, इनको भी हमें बहुत प्रायोरिटी लेवल पर तैयार करना है। इसके बाद आ जाते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन पर। तो ये 2020 में पूछा गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कई बार एग्जैक्टली रिपीट हो सकता है व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, 2018 के बाद 2020 में रिपीट हुआ है। और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखो, ग्राफ which is showing, you have to draw graph which is showing variation of photocurrent with intensity of light, potential difference between anode and cathode, and variation of photocurrent with frequency of incident radiation। तो मतलब photocurrent का इंटेंसिटी से, पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच में, और फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेशन है, कैसा वेरिएशन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में एक ही क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया था और वो था ये आइंस्टीन्स इक्वेशन। तो इसलिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते, ये पेपर के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल्स हम अलग से सॉल्व करेंगे, जैसे कि आइंस्टीन के इक्वेशन पर बेस्ड ये जो ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच, इस पर एक क्वेश्चन था, ये 2015 में आया था। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन 2021 में काफ़ी प्रोबेबल है। एक और पैटर्न पर ध्यान दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या तो डायरेक्ट डेफिनेशन इतनी बार पूछी गई है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी दोनों ही पॉइंट्स एक साथ हमको दिमाग में रखने हैं। इसी तरह से या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन सीधे पूछा गया है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसकी डिपेंडेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसकी डिपेंडेंसी कितनी बार पूछी गई है देखो। इसके अलावा फोटो करंट का डिपेंडेंसी 3 क्वांटिटीज पर, इंटेंसिटी पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड पर, और फ्रीक्वेंसी पर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई सालों से इसको एज इट इज़
पूछा भी नहीं गया है। तो ये इस साल काफ़ी तो एक्चुअली आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये एक ही सवाल 2020 में आया था। तो ये सारे सवाल यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार ओवरऑल मुझे लगता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन, इन पे सवाल ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम लोग जो डेफिनेशंस हैं वो ऑलरेडी हम पीछे करके आ रहे हैं, वो आपको पता है। तो अब हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने वहाँ पर कंप्लीटली डिस्कशन जिसका नहीं किया है कि कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, और फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो फैक्टर्स जिन पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। इस पर बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है, क्योंकि एक साल टंगस्टन के वर्क फंक्शन को इंक्रीज करने का क्वेश्चन आया है। हालांकि वो क्वेश्चन थर्मो आयनिक एमिशन से रिलेटेड था। थर्मो आयनिक एमिशन अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्क फंक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसकी एक हल्की मोटी मोटी जानकारी रखते हैं कि वो मेटल्स जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझो इस बात को। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने की ताकत कम रखते हैं। सो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल will allow its electron to go easily. So such metal has less energy requirement as work function. Obvious है? So work function mainly depends on lattice structure of the metal. जो atoms हैं metal के वो कैसे arrange हैं metal के अंदर, that is called lattice structure. And atomic arrangement and the chemical composition of the surface. सरफेस के एटॉमिक अरेंजमेंट और सरफेस के केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब मेटल के नेचर से ज़्यादा सरफेस का नेचर स्मूथ है, पॉलिश्ड है, कुछ कोटिंग है उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर मेटल की या ऑक्साइड की, वो वर्क फंक्शन को कम करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगी। और एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ द सरफेस एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सरफेस, इट्स actually characteristic of work function is actually characteristic of surface of the metal, right? And very small amount of contamination, some impurity or some reaction which happened with the surface like oxidation, this can change the work function, right? So cesium, which is least negative metal, electronegative metal, it has lowest work function, and platinum has highest work function equal to 6 point something electron volt. I don't remember exact value, but cesium is the metal which is having lowest work function, and platinum is having highest work function. So this was a small discussion about the work function, right? Otherwise, the most probable question is not the factors, but definition of work function, definition of a stopping potential, definition of threshold frequency, and definition of threshold wavelength. So we already discussed, but yes, what you are supposed to write. This is the definition of threshold frequency, and I always emphasize that please stick to the technical language used. It's very important. So minimum frequency required to eject photoelectron from the metal surface is called threshold frequency, and if it is threshold wavelength, then just observe the difference of the definition.
Here it is minimum frequency required. And if it is threshold wavelength, then you will write maximum wavelength required, because minimum frequency corresponds to minimum energy required to eject photoelectron from the metal surface. But if energy is minimum, you remember, then wavelength will be maximum. So if you are asked threshold wavelength, maximum wavelength required to eject photoelectron from metal surface. So just check out the difference which will be between the two definitions, although we are talking about the same quantity. And then work function. So here is the exact definition which you are supposed to write in your answer copy, that energy required to be supplied to electrons to jump out of metal surface, and minimum energy. Right, this is work function. And then stopping potential. So this is the exact definition of a stopping potential: minimum negative potential of anode for which photocurrent becomes zero is stopping potential. And I think now we have revised all the four very important definitions, which I expect that one of them or two of them may be asked in this year's question paper for ISC board. Then next two important questions which I have mentioned and I have shown you that how many times it has been asked, and this year also, because 2020 the whole lot of question, nothing is asked in 2020. So this year photoelectric effect for me is very important, and the dependency of a stopping potential on frequency. When frequency is increased, stopping potential becomes more negative. This is answer of the question, how the stopping potential depends upon frequency, or what happens when frequency is increased, what change takes place in stopping potential. And then you have seen that we were having a question how stopping potential depends upon intensity. So yes, when intensity of light is increased or decreased, keeping frequency same, the stopping potential does not change. Similarly, about photocurrent, we have the two important questions: the effect of frequency on photocurrent, effect of intensity on photocurrent. So when frequency is increased or decreased, photocurrent does not depend upon frequency of the incident radiation. This is exact language which you should write in your exam. And if intensity of the light is increased, then photocurrent will also increase. Photocurrent increases with increase in intensity of incident radiation. So this is the whole lot of question which is very much probable this year. And now we come to graphs. We have discussed graph, but still one by one, the most expected graph for this year. This is quite important, that variation of photocurrent with so many quantities, intensity, potential between cathode and anode, and frequency of incident radiation. So first, photocurrent with intensity, and here is the required graph. Linear dependency, right? The next is with anode voltage. So when they are asking dependency of photocurrent on anode voltage, then we can draw this single diagram, that for a particular intensity, the photocurrent from 0 volt of anode increases gradually and then attains saturation value. And if anode voltage is given negative value, then photocurrent decreases and becomes zero at stopping potential. But this is the diagram of intensity photocurrent variation also. That if intensity is increased, then you can see
that saturation value of photocurrent is increased. But this is diagram of stopping potential and intensity also. If intensity is changed, you can see that the stopping potential is same. Stopping potential will change when frequency is changed. So this is very, very important. You have to draw it 4 times, 5 times, 6 times. Then only you will learn the graphs. So writing and drawing, both the things are very, very important. I am again and again warning you. If you are just reading the definitions, if you are just observing the diagrams and you're thinking that you can draw it, you will not be able to draw it correctly in your examination paper. And then come to dependency of photocurrent on frequency. See, we have drawn the variable against anode potential, photocurrent against anode potential, but with the frequency dependency is also mentioned in here, that if you increase the frequency, then stopping potential will become more negative. But finally, the saturation current of photocurrent will not change, because photocurrent, listen to me carefully, photocurrent depends upon number of photoelectrons, and number of photoelectrons depend upon number of photons falling on the surface, and number of photons actually depend upon intensity of the light. So if you change intensity, then only photocurrent will change. And in 2020, you are already been asked about the photoelectric equation of Einstein, and this is that equation. The kinetic energy, maximum kinetic energy of photoelectrons is h nu, the energy of photon minus work function, or you can write it in terms of a stopping potential, or you can write it in terms of velocity of the electrons. Now we are going to not only to know the stopping potential's relation with kinetic energy, but also we are going to learn how to draw kinetic energy versus frequency graph and what does slope of this graph represent. Along with it, we are having number of numericals and reasoning questions depending upon this graph. So of course this graph is most important graph among all the graphs for this year, very, very important. And the graph between kinetic energy of electron and frequency, you know that it is a straight line, and the point of intersection of graph and x-axis or frequency axis will give you this threshold frequency, and intersection of graph with the energy line, this intercept will give you work function, right? So very much important and probable part is numerical based on this graph. And then if this kinetic energy and stopping potential relation between these two, then kinetic energy of the photoelectron is equal to E times stopping potential, and this unit is in this electron volt, right? Now if this kinetic energy is replaced with the stopping potential in the graph, then you know that we have already done this discussion, that the stopping potential and frequency will be, the diagram will be same, but this time the slope will tell you h upon E, while slope in this case will tell h directly. Energy versus frequency, the slope is directly Planck's constant.